आज की तारीख में हमारा पड़ोसी मुल्क एक बार फिर आग से खेलने की गलती कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एलओसी से लेकर कश्मीर तक जहर फैलाने की कोशिशें जारी हैं और इसके साथ ही साथ बहुत सारे हमले भी किए जा रहे हैं जिन्हें इंडियन आर्मी नेस्तनाबूद कर रही है। लेकिन शायद पाकिस्तान इस बीच ये भूल गया है कि उसके साथ 1971 में क्या हुआ था, और अगर पाकिस्तान ने फिर से अपनी नापाक हरकतें बंद नहीं की तो उसे एक और ऑपरेशन त्रिशूल झेलना पड़ सकता है। ऑपरेशन त्रिशूल कोई साधारण ऑपरेशन नहीं था दोस्तों, ये उस आग का नाम है जिसने पाकिस्तान के घमंड को समंदर में जलाकर राख कर दिया था। जिस तरह 1971 में कराची का पोर्ट जलाया गया था, कई दिनों तक कराची से धुआं निकलता देखा गया था, अभी इंडियन आर्मी वो कर सकती है। जिस तरह से अभी इंडियन आर्मी पाकिस्तान के हमलों का जवाब दे रही है, अगर जरूरत पड़ी तो इतिहास फिर से दोहराया जाएगा और इस बार भारत रुकेगा नहीं। और अगर ऑपरेशन त्रिशूल 2.0 हो गया तो पाकिस्तान के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी जिस शौर्य के साथ, जिस साहस के साथ इंडियन आर्मी पाकिस्तान को जवाब दे रही है, वो बस एक सैंपल है। अगर वो 1971 वाले मोड में आ गई तो फिर से बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। 1971 में जो ऑपरेशन त्रिशूल हुआ था वो पाकिस्तान के लिए किसी बड़े जख्म से कम नहीं था। यह ऐसा ऑपरेशन था जिसमें इंडियन आर्मी की कुछ बोट्स ने कराची को नेस्तनाबूद करके उसके मंसूबों को नाकाम कर दिया था। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान की नेवी की ताकत को आधा कर दिया था। तो चलिए आज जानते हैं उस ऑपरेशन की कहानी जिसने समंदर के सीने पर भारत की विजय गाथा लिखी थी। आज इसी कहानी को जानेंगे, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। साल 1971 की जंग भले ही 1971 के दिसंबर में शुरू हुई थी, लेकिन इसकी तैयारी काफी पहले से शुरू हो गई थी, क्योंकि रॉ को बहुत पहले ही इस जंग की भनक लग गई थी। यही वजह है कि एयर फोर्स, मिलिट्री के साथ साथ नेवी भी अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रख रही थी। इसी बीच इंडियन नेवी ने सोवियत संघ से कुछ मिसाइल बोट्स खरीदने का फैसला किया। इसके लिए कैप्टन के नैयर की अगुवाई में एक टीम सोवियत गई। इनका काम था रूसी मिसाइल बोट्स को चलाने की ट्रेनिंग लेना। ये टीम रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में रुकी हुई थी और यहाँ इन्होंने न सिर्फ बोट को चलाने की ट्रेनिंग ली, बल्कि रशियन लैंग्वेज भी सीख ली। यूएसएसआर में ट्रेनिंग के दौरान ही के नैयर ने अपनी टीम से पूछा, क्या इन मिसाइल बोट्स को सिर्फ डिफेंस के लिए यूज करना है या फिर इनसे अटैक भी पॉसिबल है। असल में दिक्कत ये थी कि ये बोट्स खुले समुद्र में बहुत दूर तक नहीं जा सकती थी। इनका माइलेज बहुत कम था, क्योंकि इंजन को स्पीड काफ़ी दी गई थी जो कि ऑयल की ज़्यादा खपत करता था। दूसरी दिक्कत ये भी थी कि ये बोट्स बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं थी, यानी कि अगर कोई एक बड़ी लहर आ जाए तो वो इन बोट्स को नुकसान पहुंचा सकती थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि ये बोट्स 500 नॉटिकल माइल से ज़्यादा आगे नहीं जा सकती थी। लेकिन फिर भी के नैयर को लगा कि ये बोट्स इंडियन नेवी के काम आ सकती हैं, इसलिए उन्होंने इन्हें भारत लाने के लिए हामी भर दी। फिर 1971 के साल की शुरुआत में, यानी जनवरी 1971 में, मिसाइल बोट्स को सोवियत संघ से भारत लाया गया। इसमें हर मिसाइल बोट का वजन करीब 180 टन था। लेकिन दिक्कत ये हुई कि मुंबई बंदरगाह पर तब बड़े जहाज से इन बोटों को उतारने के लिए जो क्रेन चाहिए थी वो नहीं थी। जब क्रेन नहीं मिली तो मुंबई की बजाय इन बोट्स को कोलकाता भेजा गया। हालांकि इन बोट्स को मुंबई ले जाना ज़रूरी था, इसलिए फिर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए और इन्हें 8 अलग अलग नेवी शिप्स के पीछे टो किया गया और मुंबई पोर्ट ले जाया गया। यहाँ पोर्ट के पास इनसे निशाना लगा लगाकर इनकी खूब परख की गई, खूब सारी टेस्टिंग हुई। इंडियन नेवी ने खूब ट्रेनिंग की। यूएसएसआर की इन बोट्स की खासियत थी कि भले ही ये छोटी थी, लेकिन इनकी मिसाइल्स का निशाना जो है वो बहुत सटीक था, बहुत एक्यूरेट था। जल्दी ही इंडियन नेवी ने तय कर लिया कि कल को अगर जंग होती है तो इन मिसाइल बोट्स का इस्तेमाल डिफेंस के लिए नहीं किया जाएगा, बल्कि कराची पोर्ट पर हमले के लिए किया जाएगा। फिर दिसंबर की शुरुआत में बांग्लादेश यानी ईस्टर्न पाकिस्तान के बॉर्डर पर हलचल हुई और ये हलचल जंग में बदल गई। तुरंत इंडियन नेवी भी हरकत में आई और उन्होंने अपना ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू कर दिया। ऑपरेशन ट्राइडेंट का मकसद था कराची बंदरगाह को बर्बाद कर देना। फिर आती है 4 दिसंबर 1971 की रात। इस रात में 3 मिसाइल बोट्स, जिनके नाम रखे गए थे निपात, निर्घट और वीर, इन तीनों को कराची के लिए रवाना किया गया। 1971 के युद्ध के दौरान भारत के नौसेना अध्यक्ष रहे एडमिरल SM नंदा अपनी किताब द मैन हु बॉम्ब्ड कराची में इस अटैक के बारे में बताते हैं। उन्होंने लिखा कि उन्हें लगा था कि दिन में कराची के कोस्टल रडार उन्हें पकड़ सकते हैं, जिससे पाकिस्तानी एयरफोर्स उन पर अटैक कर सकती थी। इसीलिए तय किया गया कि सूरज के डूबने से पहले तक ये मिसाइल बोट्स कराची के रडार से बाहर रहेंगे।
फिर रात में तेजी से अपना काम करके सुबह होने से पहले तक रडार की रेंज से और पाकिस्तानी एयरफोर्स की पहुंच से ये मिसाइल बोट्स बाहर आ जाएंगे। इसी प्लानिंग के तहत इंडियन नेवी ने कराची पर अटैक किया। जब इंडियन नेवी रात के टाइम पर अटैक करने पहुंच रही थी तो पाकिस्तान का एक बेहद खास युद्धपोत हुआ करता था जिसका नाम था खैबर। तो खैबर कराची के पोर्ट से दूर था और साउथ वेस्ट में चक्कर लगा रहा था। रात 10:15 पर खैबर को पता चल पाया कि भारत की बोट्स कराची की तरफ बढ़ रही हैं। जैसे ही खैबर को यह बात पता चली, उस जहाज ने रास्ता बदला और इंडियन नेवी से भिड़ने आ गया। करीब 10:40 हुए होंगे जब खैबर इंडियन नेवी की रेंज में आया और इंडिया की निर्घट मिसाइल बोट ने खैबर पर पहली मिसाइल दागी। खैबर ने भी गोले दागे, लेकिन उससे पहले ही खैबर के बॉयलर रूम में आग लग गई। इस हमले से खैबर कुछ संभलता उससे पहले ही एक दूसरी मिसाइल ने भी उसे हिट कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि खैबर ठंडा पड़ गया और जहाज से गहरा धुआं निकलने लगा। 45 मिनट बाद पीएनएस खैबर कराची से 35 मील साउथ वेस्ट में ही डूब गया। आपको बताऊं तो ये वही युद्धपोत था जिसने 1965 की जंग के दौरान भारत के द्वारका नौसैनिक ठिकाने पर हमला बोला था। उस टाइम पर इंडियन नेवी ने बहुत एक्टिव होकर इस युद्ध में भूमिका नहीं निभाई थी, लेकिन 71 की जंग में नेवी पूरी तरह से तैयार थी। खैर, खैबर को डुबाना सिर्फ एक शुरुआत थी। इंडियन नेवी ने अपना काम बस शुरू किया था, असली लड़ाई अब होने वाली थी। रात के करीब 11 बजे इंडियन नेवी के दूसरे बोट निपात को एक पाकिस्तानी शिप दिखाई दिया। तुरंत निपात के अंदर बैठे इंडियन नेवी के जवानों ने उस पर मिसाइल दागी। इस मिसाइल का भी निशाना चूका नहीं और पाकिस्तान का एक और जहाज बर्बाद हो गया। अभी तक इंडियन नेवी के जवानों को नहीं पता था कि उन्होंने पाकिस्तान के कौन से शिप को उड़ाया था। इंडियन डिफेंस रिव्यू के जुलाई 1990 के एडिशन में टास्क ग्रुप के कमांडर केपी गोपाल राव ने लिखा, मेरा मानना है कि उस मिसाइल से पोत में रखे हथियारों में आग लग गई। हमने रडार में देखा कि जहाज के 2 टुकड़े हो गए हैं। वो जहाज बस 8 मिनटों के अंदर कराची से 26 मील की दूरी पर साउथ में डूब गया। जब युद्ध खत्म हुआ तब जाकर पता चला कि उन्होंने जिस जहाज को मार गिराया था, असल में वो पोत सैगोन से पाकिस्तानी सेना और एयरफोर्स के लिए अमेरिकन वेपन लेकर जा रहा था। यानी कि अनजाने में ही सही और कराची पहुंचने से पहले ही 2 इंडियन बोट्स ने इंडिया को जंग में बहुत बड़ी बढ़त दे दी थी। जंग के बाद लंदन के रॉयल रजिस्टर ऑफ शिपिंग से पता चला कि इस पोत का नाम MV वीनस चैलेंजर था, जिसे पाकिस्तान सरकार ने चार्टर किया था। इसको 5 दिसंबर 1971 को दोपहर 1:30 बजे कराची पहुंचना था। हालांकि इंडियन नेवी की बदौलत ये कराची नहीं पहुंच पाया। खैर, तीसरी मिसाइल बोट यानी वीर का सामना होना बाकी था। रात में 11:20 पर वीर का सामना होता है पाकिस्तानी पोत PNS मुहाफिज से। बाकी दोनों बोट्स की तरह वीर ने भी इस पोत को कराची से 19 मील पहले साउथ में मार गिराया। यानी कि मुश्किल से 1.5 घंटे के अंदर कराची पोर्ट के बेहद करीब 3 पाकिस्तानी इंपॉर्टेंट शिप्स नेस्तनाबूद हो गई थी। लेकिन अभी भी इंडियन नेवी का मिशन खत्म नहीं हुआ था। उन्हें आदेश मिला था कराची पोर्ट पर हमले का और अभी भी इंडियन नेवी की मिसाइल बोट्स कराची नहीं पहुंच पाई थी। दोस्तों, इन 3 मिसाइल बोटों को साफ ऑर्डर था, जितनी हो सके उतनी मिसाइल कराची पर फायर करनी है। यही वजह है कि जैसे ही INS निपात को अपनी रेंज में कराची के किमारी ऑयल टैंक दिखाई दिए, उन्होंने उन तेल टैंकों पर भी एक मिसाइल दाग दी। इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। हालांकि बाद में ये सभी बोट सुबह होने से पहले ही पाकिस्तान की रेंज से बाहर आ गए, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के लिए खतरा टला नहीं था। इंडियन नेवी ने 6 दिसंबर को भी कराची पर ऑपरेशन पाइथन नाम से एक अटैक करने की सोची। उनकी तैयारी भी पूरी थी, लेकिन फिर मौसम ने साथ नहीं दिया। खराब मौसम था और खराब समुद्र की लहरें थी, इस वजह से इस ऑपरेशन को रोक दिया गया। 2 दिन बाद यानी 8 दिसंबर को एक दूसरी मिसाइल बोट कराची की ओर भेजी गई। इसका नाम था INS विनाश। इस मिसाइल बोट के साथ भारतीय नौसेना के 2 फ्रिगेट त्रिशूल और तलवार भी भेजे गए। अपने नाम के हिसाब से INS विनाश में बैठे जयरथ ने किमारी ऑयल टैंक को रेंज में लेकर उस पर अटैक कर दिया। जयरथ ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि मिसाइल ने जैसे ही टैंकरों को हिट किया, वहां पर जैसे प्रलय आ गई। फिर मैंने दूसरी मिसाइल से पोतों के एक पूरे ग्रुप को निशाना बनाया। इससे वहां पर खड़े एक ब्रिटिश जहाज SS हार्मटन में आग लग गई और पनामा का पोत गल्फ स्टार बर्बाद होकर डूब गया। किमारी तेल डिपो में इतनी बड़ी आग लगी थी कि उसे 60 माइल की दूरी से भी देखा जा सकता था। ऑपरेशन खत्म होते ही जयरथ ने रेडियो पर संदेश भेजा, 4 पिजन्स हैप्पी इन द नेस्ट रीजॉइनिंग। उनको जवाब मिला, F-15 से विनाश के लिए इससे अच्छी दिवाली हमने नहीं देखी। कराची के तेल डिपो में लगी आग को 7 दिनों तक नहीं बुझाया जा सका। अगले दिन जब इंडियन एयरफोर्स के जहाज कराची पर बमबारी करने गए तो उन्होंने रिपोर्ट दी, ये एशिया का सबसे बड़ा बोनफायर था।
कराची के ऊपर इतना धुआं था कि 3 दिनों तक वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकी। पाकिस्तान की नौसेना को इससे इतना धक्का लगा कि उसने अपने सभी पोतों को कराची बंदरगाह के अंदरूनी इलाके में बुला लिया ताकि इंडियन नेवी दोबारा अटैक न कर पाए। दोस्तों, पाकिस्तान शायद इस हमले से बच भी जाता, लेकिन दिक्कत ये थी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स से उनकी मदद नहीं मिली। यही वजह है कि ना तो इंडियन नेवी की मिसाइल बोटों को और ना ही एयरफोर्स के विमानों को कोई चैलेंज मिला। वो बड़े आराम से गए और एक बॉलीवुड मूवी में जैसे हीरो सब कुछ करता है और विलन बस खड़े खड़े पिटता रहता है, वैसे इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट को अंजाम दिया था। भारतीय नौसेना का अरब सागर पर पूरा नियंत्रण हो चुका था इस जंग के दौरान। कराची की जल सीमा से भारत सरकार की अनुमति के बिना ना तो किसी जलपोत को अंदर आने दिया गया और ना ही बाहर निकलने दिया गया। यानी कि एक तरह से कराची पोर्ट जो है वो थोड़ी देर के लिए इंडिया का हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी कहानी कराची पोर्ट पर कब्जे की, ऑपरेशन ट्राइडेंट की, जिसने कराची को धुआं धुआं कर दिया था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।